गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोबल गैसेस चैप्टर इस वीडियो में शुरू करूंगी। बच्चों, इस वीडियो में हम नोबल गैसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बच्चों, इस पीडीएफ में, इस लेक्चर में मैंने जो पीडीएफ ली है इंग्लिश और हिंदी मीडियम की, अगर आप नज़र दौड़ाएं तो इंग्लिश मीडियम में जो इंट्रोडक्शन है वो और हिंदी मीडियम के इंट्रोडक्शन में फ़र्क है। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि डिफरेंट ऑथर्स बुक्स लिखते हैं, उनके दिमाग में अलग अलग बातें होती हैं। एक ही टॉपिक को कोई भी बच्चा लिखेगा, कोई भी इंसान लिखेगा, वो अलग अलग तरीके से लिखेगा। आज हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों पे ही नज़र डालेंगे और आप जब नोट्स बनाएंगे तो इन दोनों को समावेश करेंगे। हिंदी मीडियम वाला कंटेंट, सामग्री और इंग्लिश मीडियम वाली सामग्री, दोनों को मिला जुला करके ही नोट्स बनाएंगे। और जब मैं असाइनमेंट दूंगी आपको इस चैप्टर का, तब आप उसमें वो मुझे दिखाएंगे कि आपने इसका किस तरह समावेश किया है, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। नोबल गैसेस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी मीडियम की जो बुक है वो नोबल गैसेस के बारे में जो इंट्रोडक्शन का शुरुआती पार्ट है वो बहुत अच्छे से दे रही है। इसमें आपको सारे नोबल गैसेस के नाम, सिंबल्स, उनका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है। हम किसी भी ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ यही हमें मालूम होनी चाहिए कि उस वर्ग के कौन कौन से सदस्य हैं, उनका चिन्ह क्या क्या है और उनकी परमाणु संख्या क्या है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो हम देखते हैं कि नोबल गैसेस, उत्कृष्ट गैस उत्कृष्ट गैसें किस वर्ग की सदस्य हैं। तो आपको पता चलेगा कि आवर्त सारणी के वर्ग 18 के सदस्य होती हैं नोबल गैसेस। उत्कृष्ट गैसें आवर्त सारणी के वर्ग 18 में आती हैं, समाहित होती हैं। वह आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, आधुनिक आवर्त सारणी को देखेंगे तो लेफ्ट में जो ग्रुप है वहाँ से 0 से लेकर के राइट तक हम पहुँचते हैं, 1 से लेकर के राइट तक हम पहुँचते हैं, वो 18th ग्रुप होता है। इसके सदस्य देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये हमको टिप्स पे याद होनी चाहिए। हीलियम का प्रतीक कैपिटल H स्मॉल e। इंग्लिश में मैं हैंडराइटिंग में बहुत बार आप लोगों को समझाती हूँ, जब हम आमने सामने होते हैं कई बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड को कैपिटल C स्मॉल o लिखाते हैं, कोबाल्ट को कैपिटल C कैपिटल O लिखाते हैं। आपकी हैंडराइटिंग, आपके अक्षर सुस्पष्ट होने चाहिए जब हम रसायन शास्त्र में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल अक्षरों से फ़र्क पड़ जाता है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं किस ओर इशारा कर रही हूँ। कैपिटल C कैपिटल O होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कैपिटल C स्मॉल o होता है कोबाल्ट। तो आप लोगों को यहाँ पे सिंबल्स लिखते वक्त ध्यान रखना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा। तो हीलियम का सिंबल है कैपिटल H स्मॉल e। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी। नियॉन का सिंबल है Ne, आर्गन का Ar, क्रिप्टॉन का Kr, जिनॉन का Xe, रेडॉन का Rn। परमाणु संख्या हीलियम की है 2, नियॉन की है 10, आर्गन की है 18। यहाँ पर कितना अंतर है? 2 और 8 10, 10 और 8 18। आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, 18 + 18 36, 36। क्रिप्टॉन प्लस जिनॉन, 36 + 18 54। अब देखिए जिनॉन के बाद रेडॉन में कितने का अंतर आ रहा है? 32। ये बताता है कि हम जब क्रिप्टॉन आर्गन से क्रिप्टन में आए तो 10 डी एलिमेंट्स का भी समावेश हो चुका है। 36 से 54 में आए तब भी डी ऑर्बिटल्स का समावेश हो चुका है। 18 का अंतर आया। 8 तो नॉर्मल एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स और 10 डी ब्लॉक के, तो 10 और 8 18। पर जब हम जिनॉन से रेडॉन में आते हैं तो समावेश हो जाता है 32 एलिमेंट्स का। 8 हैं एस एंड पी, 2 एस के 6 पी के, 8 हो गए। 10 हैं डी एलिमेंट्स, 10 और 8 18 हो गए। फिर 14 है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स,
18 और 14 32, यानी 32 एलिमेंट्स। यानी क्सिनॉन से रेडॉन में जब हम आते हैं तो बीच में 32 एलिमेंट्स आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो हीलियम का है 1s2 सॉरी, नियॉन का है हीलियम यानी 1s2, फिर 2s2 2p6। उसके बाद आर्गन का है नियॉन यानी 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6। क्रिप्टॉन का है आर्गन। अब आप समझ चुके होंगे अब तक आर्गन में क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये है आर्गन का। तो आर्गन हमने लिख दिया, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए, विन्यास जो ऊपर है वो है। उसके बाद 3d10 4s2 4p6। इसी प्रकार क्सिनॉन का है क्रिप्टॉन के आगे 4d10 5s2 5p6, और रेडॉन का है क्सिनॉन के आगे 3f14 5d10 6s2 6p6। मुख्य देखने की बात यह है कि इसमें ns2 np6 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस वर्ग को यानी नोबल गैसेस को आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में सम्मिलित किया गया है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब हम विन्यास पढ़ चुके हैं, और हीलियम से लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग है, 1s2 है, और बाकी सब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ns2 np6 है। ये अंतर है कि हीलियम में s और p कक्षक नहीं है, पर ये p ब्लॉक एलिमेंट्स में शामिल किया हुआ है, इस वर्ग में शामिल है। और बाकी नियॉन आर्गन क्रिप्टन क्सिनॉन रेडॉन के 72 इलेक्ट्रॉन्स हैं ns2 np6। केमिकली ये बहुत इनर्ट होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, कम अभिक्रियाशील होते हैं। इसलिए इनको, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है, अभिक्रियाशील नहीं है या कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए इनको नोबल, शांत, उत्कृष्ट गैस का नाम दिया गया है। ये उत्कृष्ट गैसें कहलाती हैं। गैसीय अवस्था में होती हैं, मोनो एटॉमिक होती हैं, क्योंकि इनका ns2 np6 कंप्लीट शेल है, इसलिए इनको डायटॉमिक ट्राइटॉमिक बनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन वगैरह हैं, नाइट्रोजन है, उस तरह की बॉन्डिंग की इनको आवश्यकता नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रही हैं। ये मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं। कम अभिक्रियाशीलता के कारण इनमें क्या है, पूर्ण अष्टक का पाया जाना। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। बार बार कंप्लीट ऑक्टेट कहने का अभिप्राय आपको समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट ईयर है, 12th में पढ़ के आया है। हम ये कहते हैं कि कोई भी एटम दूसरे एटम से केमिकल बॉन्ड बनाता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो यहाँ पहले ही अष्टक पूर्ण है, इसलिए इनकी अभिक्रियाशीलता कम होती है। और होती क्यों है, कम है तो बिल्कुल नहीं क्यों नहीं है, होती ही क्यों है, ये हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर? अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन का। अब आपके सामने जो टेबल आ रही है, इस चैप्टर की सेकंड टेबल, उसमें इन गैसों के एटॉमिक वेट्स, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी की वैल्यूज़ दी गई हैं। इनसे आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज़ समझने में हमें आसानी होगी कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी है और वो कितनी है, किसकी कम है, किसकी ज़्यादा है। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है वो थोड़ा रिएक्टिव होगा, उसके केमिकल कंपाउंड्स होंगे। तो अगर आपने आयनाइजेशन एनर्जीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट याद कर लिए तो आपको आगे केमिस्ट्री समझने में बहुत इम्पोर्टेंस होगी। इस वीडियो के बाद जब मैं सेकंड वीडियो डालूंगी तब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने ये जो दोनों टेबल्स मैंने आपको स्क्रीन पे दी हैं, आप इनको कंठस्थ कर चुके हैं, ये मेरी उम्मीद रहेगी। अब हम देखते हैं, हीलियम का एटॉमिक वेट 4 है, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स। इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये काफ़ी ज़्यादा है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हम देख ही नहीं पाए, गैस है, मेल्टिंग पॉइंट कहाँ से आएगी। बॉइलिंग पॉइंट जब हम इसको लिक्विफाई करें और फिर देखें वो कब बॉयल होती है तो देखेंगे 4.2 केल्विन पे माइनस में है।
273 केल्विन जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करके होता है, यानी डिग्री सेल्सियस में अगर आपका इसको बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो 4.2 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, ये 193 या 192 पॉइंट समथिंग के करीब आएगी। इसका घनत्व 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर? नियॉन का एटॉमिक वेट 20.18 है। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो 21.6 है, 24.6 से थोड़ी सी ही कम है, ये भी काफ़ी इनर्ट है। 24.6 इसका मेल्टिंग पॉइंट है, 27.1 केल्विन में बात चल रही है इसकी बॉइलिंग पॉइंट है, और डेंसिटी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होनी चाहिए थी। इस बुक में अनफॉर्चुनेटली सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है। सेंटीमीटर क्यूब किसका है? वॉल्यूम का है, सो इट इज़ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है 9.0 इंटू 10⁻⁻⁴। देखिए कितनी कम डेंसिटी है। क्यों है ये इतनी कम डेंसिटी? गैसेस हैं ये, सिंपल बात। ओके, नाउ आर्गन का अब हमारा मुख्य केंद्र, बाकी सब वैल्यूज़ आप पढ़ रहे हैं, उसको इन्हीं लाइंस पे आप एक्सप्लेन करेंगे, समझते जाएंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे। हम फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में ख़ास तौर से ध्यान केंद्रित करेंगे। आर्गन का एटॉमिक वेट तो अपने एटॉमिक नंबर के साथ साथ बढ़ता ही जाएगा। इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 15.7 है। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। क्रिप्टॉन की 14.0 है, क्सिनॉन की 12.1 है, रेडॉन की 10.8 है। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि क्रिप्टन और क्सिनॉन की मतलब आर्गन, क्रिप्टन, क्सिनॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं। 24 के बाद 15.7 होने का मतलब है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का डिफरेंस आ गया, और 14 और 12 कम होती जा रही हैं आयनाइजेशन एनर्जीज। तो मुझे ऐसे लगता है हमको इनके कंपाउंड्स थोड़े बहुत देखने को मिल जाने चाहिए। इतनी आयनाइजेशन एनर्जी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में मिल सकती है कि इनका आयनाइजेशन हो और ये किसी दूसरे एनायन के साथ यौगिक बना सकें, ऐसा मुझे लगता है। अब हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे इंग्लिश का। रासायनिक गुण आ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है उत्कृष्ट गैसों के रासायनिक गुण। इन दोनों टेबल्स में इंट्रोडक्शन पार्ट इनका समाहित हो गया है हिंदी मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम की बुक से। सभी बच्चों को अब जो रिमेनिंग इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम इंग्लिश मीडियम से देखते हैं। आपको उसको हिंदी में मैं बोलूँगी और थोड़ा थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। आपको अगर लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर उसी में से मिल रहा है तो आपको देखना होगा। अभी हमने हिंदी मीडियम की बुक में से इंट्रोडक्शन का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा पढ़ा है, जो कि 2 टेबल्स में समाहित कर दिया गया है, और आपको ये प्रॉपर्टीज़ कंठस्थ होनी चाहिए कि इनमें डिक्रीज़ हो रहा है कि इंक्रीज़ हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज़ हो रही है, कौन सी इंक्रीज़ हो रही है। आपके सामने है कि एटॉमिक वेट बढ़ रहा है और डेंसिटी भी बढ़ रही है। मास पर इंटू वॉल्यूम होता है। एक मालूम है कि गैसेस का 1 मोल जो है वो 22.4 लीटर्स एसटीपी पे लेगा। तो सारा दारोमदार बढ़ते हुए एटॉमिक मास पे, अगर एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। और ये हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि पहले 10⁻⁻⁴ था, लास्ट में 10⁻³ हो गया, यानी बढ़ गया 1.8 से 9.0। फिर पावर कम हो गई तो वैल्यू 1.8 हो गई। फिर पावर सेम है, वैल्यू बढ़ती आ रही है 1.8, 3.7, 5.9, 9.7, यानी डेंसिटीज़ रेगुलरली बढ़ रही हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, वो बढ़ने ही हैं। आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया, आपको इनकी कुछ ट्रेंड समझ में आ गए, तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो वो आपको आसानी से समझ में आएगी। इंग्लिश मीडियम के जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें इन्होंने डिस्कवरी और थोड़ी हिस्ट्री शामिल की है। तो हिस्ट्री, किसी भी नोबल गैस की, किसी भी ग्रुप की हिस्ट्री अगर हमें पता चलती है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ये हम यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एलैबोरेट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि नोबल गैसेस 8th ए ग्रुप को, पुराना जो नंबरिंग का सिस्टम था उस हिसाब से ये 8th ए ग्रुप आता है, और जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके हिसाब से ये 18th ग्रुप है। पहले हम करते थे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, फिर 3rd ए ग्रुप, फिर बी ग्रुप, इस तरह से करते थे, और फिर 4th ए ग्रुप, कार्बन 4th ए ग्रुप में आता था। पर अब हम करते हैं 1, 2, 3, 4, 18 तक।
तो अब ये 18th ग्रुप के मेंबर्स हैं पीरियोडिक टेबल के। इनको नोबल गैसेस के नाम से जाना जाता है। पहले इनको हम इनर्ट गैस कहते थे और ये जो नाम है वो इस ग्रुप के सभी मेंबर्स पे लागू होता है, क्योंकि हीलियम नियॉन को छोड़ करके आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, वो इनर्ट नहीं है। अभी जब मैं आपको आयनाइजेशन एनर्जीज बता रही थी तो मैंने कहा था कि आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं उनके मान देखते हुए लगता है कि वो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ यौगिक बना सकती हैं। इसीलिए इनर्ट शब्द हटा दिया कि दे आर नॉट इनर्ट। इनर्ट लगता है कि पूरी तरह अक्रियाशील। अब नोबल का नाम दिया गया। नोबल का मतलब होता है शांत। तो अब ये शांत तो हैं पर थोड़ी बहुत अभिक्रिया करती हैं। आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन अभिक्रिया करती हैं, उनकी रसायन शास्त्र देखने को उनका मिलेगा, रसायन देखने को मिलेगा। और अब रेडॉन का क्यों नहीं मिलेगा? हीलियम नियॉन तो बहुत ज़्यादा इनर्ट हो गई, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हैं। आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन को हमने कहा कुछ कुछ रिएक्शन दिखाएंगी, तो रेडॉन को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो रेडियोधर्मी है। तो जो नाम नोबल गैसेस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? उसकी कम अभिक्रियाशीलता। जैसे कि नोबल मेटल्स, गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह की अभिक्रियाशीलता कम है, वैसे ही इनकी अभिक्रियाशीलता कम देखने को मिलती है। पर इनर्टनेस नहीं है, अक्रियाशीलता नहीं है, कम क्रियाशीलता है। आपको इनर्ट और नोबल में अंतर, अक्रियाशील और कम अभिक्रियाशील में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अब क्या है कि ये जो है आमतौर पर नोबल गैसेस के नाम से जानी जाती हैं। इनर्ट गैसेस जो नाम था शुरू में दिया गया था वो त्यागा जा चुका है। इन गैसेस को एरोजन भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इनकी खोज हवा में से हुई थी। अब इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली कि इन गैसेस को एरोजन भी कहते हैं। AERO, एरोजन, जनरेटेड, क्योंकि इनकी डिस्कवरी कहाँ से हुई थी? वायु में से। इनको एक और नाम दिया गया है, वो है रेयर गैसेस, क्योंकि ये प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको दो चीज़ें और पता चली। इनर्ट और नोबल का अंतर बताया गया, रेडॉन रेडियो एक्टिव है ये बताया गया, और ये भी बताया गया कि इनके दो और नाम हैं। एरोजन क्योंकि ये हवा में डिस्कवरी हुई थी, दूसरा रेयर गैसेस क्योंकि प्रकृति में इनकी मात्रा बहुत कम है। दो नई चीज़ें इस इंट्रोडक्शन में पता चली, हिंदी में भी आपको समझाई, इंग्लिश में आपको शब्द दिख रहे हैं, है ना? और मैंने इनको बोल दिया, हिंदी में भी बोल दिया कि दीज होना चाहिए। दीज गैसेज आर ऑल्सो नोन एज एरोजन बिकॉज दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम एयर। इन गैसेस का दूसरा नाम एरोजन है। आपको एरोजन हिंदी में लिखना है, र पर ओ की मात्रा, जन, एरोजन। ये नाम क्यों दिया गया? नाम आप इंग्लिश में लिखिए और बताइए कि इनकी डिस्कवरी, इनकी खोज हवा में से हुई थी। दूसरी बात, दूसरा नाम रेयर गैसेस पता चला आपको, है ना? और ये नाम क्यों मिला? क्योंकि प्रकृति में बेहद कम मात्रा में पाई जाती हैं। नोबल गैसेस की डिस्कवरी की हिस्ट्री है, ये इंट्रोडक्शन में दिया गया है। 1785 में कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने नोबल गैसेस की खोज की नींव रखी। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया हवा में से एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन थोड़ी ज़्यादा रखी हवा में और इलेक्ट्रिक करंट पास किया। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट इन, किस लिए पास किया उन्होंने? ताकि हवा में जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए उन्होंने करंट पास किया था कि इन एन एक्सपेरिमेंट ही पास इलेक्ट्रिक करंट इनटू एयर in presence of excess of oxygen so that the nitrogen present in air may get converted into its oxides. कैवेंडिश ने ये इसलिए किया था। The oxides जो इस तरह से बने वो कहाँ एब्जॉर्ब कर लिए गए? by passing again and again through caustic solutions। मतलब ये जो ऑक्साइड्स बने उनको बार बार, यानी हवा में ही ऑक्साइड्स बन गए उस हवा को बार बार कास्टिक सॉल्यूशन में से पास किया गया। कास्टिक क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
इनके विलयनों में से पास किया गया ताकि जो ऑक्साइड्स बने हैं नाइट्रोजन के वो एब्जॉर्ब हो जाएं और एयर जो है वो नाइट्रोजन से फ्री हो जाए, ऐसा किया गया। कंप्लीट नाइट्रोजन वाज रिमूव्ड बाय रिपीटिंग द प्रोसेस मैनी टाइम्स। इस हवा को कास्टिक सॉल्यूशन में से पास बार बार करने से पूरी नाइट्रोजन रिमूव हो गई। द एयर वाज पास थ्रू पॉलीसल्फाइड सॉल्यूशन टू रिमूव द रिमेनिंग ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन बची, क्योंकि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हवा में मिलाई गई थी ताकि ऑक्साइड बने, तो बची हुई हवा को एब्जॉर्ब कराने के लिए एयर को किस में से पास किया? पॉलीसल्फाइड सॉल्यूशन में से। कैवेंडिश को क्या मिला? उसने क्या देखा कि एक छोटा बुलबुला वापस बचा हुआ है काफ़ी बार जब पास कर दिया पॉलीसल्फाइड में से, और कंस्टिट्यूएंट्स हवा में से जो कंस्टिट्यूएंट्स रिमूव करने थे, नाइट्रोजन रिमूव कर दी, ऑक्सीजन रिमूव कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दी, उसके बाद भी कुछ बुलबुला बचा हुआ है। इस बुलबुले का जो आयतन था वो बहुत ही कम था, यहाँ तक कि 1% भी नहीं था टोटल वॉल्यूम का, हवा के टोटल वॉल्यूम का। कैवेंडिश उसको अवॉइड भी कर सकते थे कि तो 1% भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये देखा कि वो उसको पहचान ही नहीं पा रहे कि इतना सी जो गैस बची हुई है वो क्या है, और उसको इनका ये जो एक्सपेरिमेंट है वो थोड़ा सा उनको ऐसा लगा बेकार जा रहा है। फिर 1868 में एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की गई कि जब हम सूरज का स्पेक्ट्रम लेते हैं तब देखा कि एक लाइन मिल रही है, और वो उम्मीद ऐसा सोचा गया, ऐसा गेस किया कि हम ये कोई अननोन एलिमेंट है जो हम अभी तक नहीं देख पाए हैं। एटमॉस्फेयर में अननोन एलिमेंट है पर हम अभी तक नहीं देख पाए हैं। पर ये ऑब्जर्वेशन भी लीड नहीं कर पाई, हमें पहुंचा नहीं पाई कि सूरज में हीलियम नाम का कोई एलिमेंट है। हीलियम जो शब्द है वो हीलियोस, सूरज को कहते हैं हीलियोस, उसको पहचान नहीं पाए अभी भी हम। पर हमने ये देखा कि सारी गैसेस हमने जब रिमूव कर दी तो एक बुलबुला बचा रह गया, और हम सन का जब वो स्पेक्ट्रम लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR का स्पेक्ट्रम जब हम लेते हैं तो एक लाइन मिलती है, उसको हम पहचान नहीं पा रहे। फिर 1894 में लॉर्ड रेले ने सबसे पहले ये नाइट्रोजन ऑब्टेन करी, प्राप्त की, सारी गैसेस को, हवा में से सारी गैसेस हटाई, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर वगैरह हटा दिया, तो उनको सबसे पहले नाइट्रोजन मिली। उन्होंने देखा, एक अंतर पाया डेंसिटीज़ में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की डेंसिटी में और जो नाइट्रोजन हमें लैब में मिलती है केमिकल मेथड से, उनकी डेंसिटी में कुछ उनको अंतर मालूम हुआ। घनत्व में अंतर मालूम होने से क्या फ़र्क पड़ गया भाई? अलग अलग झीलों में से अगर हम पानी लेते हैं और उनकी डेंसिटी अलग होती है तो हम ये देखते हैं उसमें कौन से मिनरल्स घुले हुए हैं। अब नाइट्रोजन की केमिकल लैब से नाइट्रोजन मिली और एयर की जो नाइट्रोजन मिली उसकी डेंसिटीज़ में डिफरेंस है, तो लैब की जो प्योर नाइट्रोजन है जो आपने बनाई है उसमें और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की डेंसिटी में अंतर है, तो पढ़ना पड़ेगा, उस नाइट्रोजन में कुछ और भी मिला हुआ हो सकता है। यही लॉर्ड रेले ने किया। उन्होंने क्या देखा कि अंतर है, और केमिकल मेथड्स से जो निकालते हैं ना, वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन निकाली, अमोनिया में से नाइट्रोजन निकाली, उन सब नाइट्रोजन में से प्योर नाइट्रोजन निकली है, उसकी डेंसिटी में अंतर है। तो उन्होंने क्या किया, अब डिस्कवरी की हिस्ट्री है ये, उन्होंने डेंसिटीज़ कैलकुलेट की। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो 1.2572 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो दूसरी लैब वाली उसकी 1.256 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 2572 और 256 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का जो अंतर है वो ऑब्ज़र्व किया। इसी तरह के रिजल्ट्स भी मिले जब रिपीट किया था एक्सपेरिमेंट, बार बार रिपीट करके देखा कि ये वास्तव में सही है या गलती है, तो सेम रिजल्ट्स मिले। तो रेले ने एक्सपेरिमेंटल मिस्टेक नहीं मानी, ये जो डेंसिटीज़ में अंतर है उसको ये नहीं माना कि वह एक्सपेरिमेंटल एरर है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स बार बार करके देखे और रिजल्ट सेम आ रहा था, 1.2572 और 1.256 सेम डिफरेंस आ रहा था। तो उन्होंने ये कहा, सोचा कि ये मेरी गलती नहीं है बल्कि कुछ और है। तो उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया, उन्होंने क्या कहा कि इसमें कोई अननोन गैस है
जो नाइट्रोजन से भारी है, मास उसका ज़्यादा है, तभी तो डेंसिटी एटमॉस्फेरिक गैस की ज़्यादा आ रही है। अब इस तरह से आर्गन की डिस्कवरी की ओर हम बढ़े। रामसे नाम के साइंटिस्ट ने आर्गन डिस्कवर की विद द हेल्प ऑफ रेलेज एक्सपेरिमेंट। रेले के एक्सपेरिमेंट से रामसे ने आर्गन की डिस्कवरी की। उन्होंने ऑक्सीजन, ड्राई एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एयर, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर से फ्री एयर ली और उसमें से आर्गन को सेपरेट किया। कैसे सेपरेट किया? उन्होंने उस गैस को कॉपर टर्निंग्स के ऊपर से पास किया और रिमेनिंग गैस को हॉट मैग्नीशियम मेटल के ऊपर से, कॉपर के ऊपर से ऑक्सीजन पास करी, कॉपर ऑक्साइड बन गई, बाकी की गैस को मैग्नीशियम के पास ऊपर से पास किया तो मैग्नीशियम नाइट्राइट बन गया। द गैस ऑब्टेन्ड आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट हैड अ स्पेक्ट्रम डिफरेंट फ्रॉम द स्पेक्ट्रा ऑफ नोन एलिमेंट्स। ज्ञात तत्वों के स्पेक्ट्रम से अलग स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। कब? जब ड्राई और कार्बन डाइऑक्साइड एयर को उन्होंने पहले कॉपर के ऊपर से पास किया तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई, मैग्नीशियम के ऊपर से पास किया तो नाइट्रोजन रिमूव हो गई। अब भी गैस बची, उसका उन्होंने स्पेक्ट्रम लिया तो स्पेक्ट्रम जो है वो अलग मिला। इससे हमें ये पता चला और प्रेडिक्शन करने में मदद मिली कि कोई नया तत्व विद्यमान है। इस तरह से लॉर्ड रेले और रामसे ने अपने एक्सपेरिमेंट्स बार बार किए, कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट्स बार बार किए, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन किया और ये पाया कि स्पेक्ट्रम ऑफ द बबल किसके एक्सपेरिमेंट में था? कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट में जो बबल बच रहा था, इट वॉज सिमिलर टू द स्पेक्ट्रम ऑफ द अननोन एलिमेंट। रामसे और रेले का जो अननोन एलिमेंट था उसका स्पेक्ट्रम, और फिर उन्होंने कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो जो बबल का एक्सपेरिमेंट था, जो बबल था कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट में, जो बबल बच रहा था उसका स्पेक्ट्रम सेम मिला। रामसे ने इस अननोन गैस को आर्गन का नाम दिया। क्यों दिया आर्गन का नाम? क्योंकि वो इनर्ट था, न कॉपर से निकला न मैग्नीशियम से निकला। बाकियों ने तो कॉपर और मैग्नीशियम रिएक्शन कर लिया ऑक्साइड और नाइट्राइट बना लिए, इसने इन दोनों से रिएक्शन नहीं किया और एक बबल के रूप में बचा रहा। उन्होंने इसको नाम दिया आर्गन, और आर्गन का मतलब होता है इनर्ट। द वेपर डेंसिटी ऑफ दिस गैस वॉज फाउंड टू बी 20 and the atomic weight came out to be 40। वेपर डेंसिटी 20 और एटॉमिक वेट 40 प्राप्त हुआ। तो बच्चों इस तरह से परसिस्टेंस मतलब टिके रहना, उन्होंने अपने आप को सही मानते हुए बार बार किसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके ये देखा कि थोड़ी बहुत मात्रा में जो गैस बच रही है वो वास्तव में कोई और तत्व है। इस तरह डिस्कवरी हुई। हीलियम की डिस्कवरी कैसे हुई कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जॉनसन, उन्होंने एक शाइनिंग येलो लाइन देखी स्पेक्ट्रम में, क्रोमोस्फीयर ऑफ सन, मतलब सूरज से आती हुई रोशनियों की स्पेक्ट्रम में एक उन्होंने येलो लाइन देखी और इस कंप्लीट सोलर एक्लिप्स पे उन्होंने ये स्पेक्ट्रम लिया था। और ये लाइन जो है वो डी लाइंस ऑफ सोडियम D1 और D2 से अलग थी। इसके लिए मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि जब सूरज की रोशनी देखते हैं तो दो लाइनें जो मिलती हैं उनको वो सोडियम की वजह से पाई जाती है और उनको D1 और D2 नाम दिया गया है। और जब सोलर एक्लिप्स के दौरान उन्होंने स्पेक्ट्रम लिया तो एक नई येलो शाइनिंग लाइन मिली, और सोडियम की भी येलो लाइंस होती हैं, पर वो सोलर एक्लिप्स में सोडियम की उपस्थिति एक्सपेक्टेड नहीं थी, फिर भी येलो लाइन मिली। तो जॉनसन ने देखा कि उसको ये कोई तीसरी लाइन है और उसको उन्होंने D3 नाम दिया। फिर फ्रैंकलैंड और लॉकमेयर ने उसको प्रेडिक्ट किया कि दिस इज ड्यू टू सम न्यू एलिमेंट, एंड न्यू एलिमेंट वाज गिवन द नेम हीलियम विच इज कमिंग फ्रॉम हीलियोस सन। यानी हीलियम नाम इसलिए मिला क्योंकि सूरज से आने वाली रोशनी से लाइन मिली थी और उससे हमें इसकी उपस्थिति का पता चला था, और सूरज को हीलियोस कहते हैं ग्रीक भाषा में। ये जो भी नाम है ना, आर्गन, हीलियोस, ये सब ग्रीक के हैं। फिर 1889 में हिलब्रेंड ने एक नई इनर्ट गैस की खोज की, किससे? यूरेनियम को गर्म कर रहे थे और क्लेवेटाइट मिनरल, खनिज का नाम था क्लेवेटाइट,
उसमें उपस्थित वो यूरेनियम का खनिज है, यूरेनियम रिच है, उसको गर्म कर रहे थे, तब उन्हें इसी किसी प्रक्रिया के दौरान हिल्बरैंड को 89 में किसकी डिस्कवरी हुई? एक नई इनर्ट गैस की। अब वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये क्या है। रामसे ने देखा कि 20% ऑफ दिस गैस वाज नाइट्रोजन। जो गैस प्राप्त हुई उसका 20% तो नाइट्रोजन है, और इसका स्पेक्ट्रम जो है इस कंपाउंड का, वो इसको ऑक्सीजन से फ्री करने के बाद लिया गया था। स्पेक्ट्रम ऑफ दिस कंपाउंड वाज टेकन, लिया गया था आफ्टर फ्रीइंग इट फ्रॉम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से फ्री करने के बाद लिया गया था। D3 लाइन फिर से देखने को मिली इस स्पेक्ट्रम में। तो रामसे ने ये प्रूव किया कि हीलियम अर्थ पे भी है। हिल्बरलैंड के हिल्ब्रैंड के ऑब्जर्वेशंस जो थे यूरेनियम का डिस्कवरी करते हुए, उनको D3 लाइन वापस से देखने को मिली। और इस चीज़ को रामसे, क्योंकि D3 लाइन को जान चुके थे पहले से ही, इसीलिए उन्होंने कंफर्म किया कि ये मिल रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि हमें ये पता चला कि हीलियोस जो है वो सिर्फ एटमॉस्फेयर, सन के एटमॉस्फेयर में नहीं है, वो अर्थ पे भी है। सबसे पहले ये आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। आपको वन वर्ड आंसर, किसी भी मेन क्वेश्चन के साथ वन वर्ड आंसर के रूप में भी पूछा सकता है कि हीलियम की अर्थ पे किस ओर में से, किस मिनरल में से सबसे पहले डिस्कवरी हुई। आंसर इज क्लेवेटाइट विच इज़ यूरेनियम ओर। ये आपको IAS, RAS या किसी भी PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो चाहे राजस्थान की हो, किसी की भी पब्लिक सर्विस कमीशन में या नेट में या स्लेट में या गेट में या किसी इंटरव्यू में, वाइवा में, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्लेवेटाइट ओर की ये सिग्निफिकेंस है कि सबसे पहले इसमें से D3 लाइन ऑब्जर्व की, जिससे हमें पता चला हीलियम अर्थ पे भी मिलता है। तो इस पैराग्राफ को दोबारा से देखें कि 1889 में हिल्ब्रैंड ने इनर्ट गैस को प्राप्त किया बाय हीटिंग यूरेनियम मिनरल क्लेवेटाइट। क्लेवेटाइट किसका मिनरल है? यूरेनियम का। एक जानकारी हो गई। क्लेवेटाइट में से सबसे पहले अर्थ पर हीलियम के होने का पता चला, दूसरी जानकारी ये हो गई। हीलियम की स्पेक्ट्रम में लाइन का क्या नाम है? D3। तीसरी जानकारी ये हो गई। जब भी आप पढ़ाई करें, खुद से वन वर्ड, वन लाइनर्स पूछते जाएं, आपको बहुत मदद मिलेगी। द वेपर डेंसिटी ऑफ दिस गैस वाज 2 एंड एटॉमिक वेट वाज फाउंड टू बी 4। इसकी वेपर डेंसिटी 2 और एटॉमिक वेट 4 पाया गया। क्लियर? आपको इस पैराग्राफ में किस नोबल गैस का कौन डिस्कवरर है, किसको पहले डिस्कवर किया गया और कहाँ से डिस्कवर किया गया, ये सब पता करना है। और क्लेवेटाइट मैं बार बार बता रही हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ अदर नोबल गैसेस। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ हीलियम एंड आर्गन, एग्जिस्टेंस ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप वाज गेस्ड। इनकी एटॉमिक डेंसिटीज़, इनके मॉलिक एटॉमिक वेट्स जब देख लिए गए, तो ये भी देखा गया कि और भी मतलब ये एक अलग ग्रुप बन रहा है, तो इसके और मेंबर्स भी होने चाहिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पूरी डिस्कवरी ही इस तरह से हुई है कि कोई पर्टिकुलर एटॉमिक कन्फिग्रेशन वाला एलिमेंट मिला तो इसके और मेंबर्स भी होने चाहिए। ऐसे सोच सोच के और डिस्कवरीज की गई थी। तो यहाँ पे जब हमारे को हीलियम और आर्गन मिल गए तो हमें लगा कि और भी मेंबर्स होने चाहिए। तो अब टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ अदर नोबल गैसेस। After the discovery of helium and argon, existence of other metal members of this group was guessed. ये सोचा गया। Ramsay and Travers found a new gas along with helium during fractional distillation of liquid air. अब स्पेशली डिस्कवरी के लिए किया गया तो एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया। अब ये एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने वाले कौन थे? रामसे और ट्रैवर्स। उन्होंने नियॉन नाम दिया नई गैस को। नियॉन का मतलब होता है न्यू। दिस गैस वॉज फाउंड टू बी मोनो एटॉमिक एंड एटॉमिक वेट वॉज फाउंड टू बी 20.2। नियॉन का क्या मतलब होता है? न्यू। किसने डिस्कवर किया? रामसे और ट्रेवर्स ने। कैसे डिस्कवर किया?
कि जब हमें हीलियम और आर्गन मिल गए हैं, ये एक अलग ही ग्रुप दिखा रहे हैं, तो इनके ग्रुप मेंबर्स होने चाहिए। तो एयर में से हीलियम और नियॉन मिले थे, तो एयर का ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया और एक नया कंपोनेंट मिला और उसको नियॉन नाम दिया गया। नियॉन का मतलब होता है न्यू। सेम ईयर में रामसे और ट्रैवर्स ने दूसरी इनर्ट गैसेस ढूंढी लास्ट फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड एयर में से, मतलब लिक्विड एयर का ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया, लास्ट फ्रैक्शन में उनको ये मिला और दे वर नेम्ड क्रिप्टन एंड जिनॉन। क्रिप्टन मीन्स हिडन। उन्होंने कहा अरे इतना डिस्टिलेशन कर लिया फिर भी ये छुपा रह गया, तो क्रिप्टन नाम दे दिया। और जिनॉन मीनिंग स्ट्रेंज, अजीब। द एटॉमिक weights of these gases were 83.7 and 131.3 respectively। और ईयर 1980 में डॉन नाम के साइंटिस्ट को मिला एक और इनर्ट गैस among the products of radioactive decay of रेडियम। रेडियम के रेडियो एक्टिव डीके से एक गैशियस प्रोडक्ट मिला और इनर्ट गैस हमें मिली। और क्योंकि ये रेडियो एक्टिव थी और काफ़ी स्टेबल थी, हाफ लाइफ 3.1 था इसका, 3.1 डेज था, इसका नाम रेडॉन दिया गया। रेडॉन नाम देने के पीछे मुख्य कारण रेडियम से निकलना है। ठीक है, तो ये आपको डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस भी मिली। इंट्रोडक्शन अच्छा सा मिला, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, इसको ध्यान से सुने और इंट्रोडक्शन के बारे में समझें। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी जानकारी मिलेगी।